पोर्ट्रेट स्केच करेंगे इस पूरे सेशन में। बहुत मज़ा आएगा और कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इस सेशन में हम पोर्ट्रेट को स्केच कर रहे हैं और पोर्ट्रेट का या किसी भी सब्जेक्ट का जो शुरुआत का स्टेज होता है और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उसी के ऊपर आज इस पूरे सेशन में हम मेनली फोकस करने वाले हैं। क्योंकि शुरुआती स्टेज आपके लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस वो जितने सही होंगे आपका आर्टवर्क उतना ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा। अगर शुरू का स्टेज गलत है और हड़बड़ाहट में आप आगे बढ़ गए हो तो आगे आप कितनी भी मेहनत करो वो गलत बनता जाएगा। और ये चीज़ आपने कई बार फील किया होगा कि आप एक बार ड्राइंग कर लेते हो, फिर उसमें डिटेल्स ऐड करना शुरू कर देते हो, फिर कलर्स ऐड करना शुरू कर देते हो, फिर बाद में ये फील होता है कि नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ तो मिस्टेक है। वो फील बाद में आना शुरू होता है और तब फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि यार अब कैसे चेंज करें इसको, अब इसमें डिटेल्स ऐड हो चुकी है, अब इसमें सारी चीज़ ऐड हो चुकी है, अब वापस से कौन मिटाए। फिर कुछ दिन बाद वो चीज़ अखरती है, बार बार ये फील आता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक एंग्जाइटी सा फील दे देता है एक आर्टिस्ट को, जब उसको दिख रहा होता है कि उसका आर्टवर्क में गलती है बट समझ नहीं आ रहा होता कि इसको ठीक कैसे करें, या समझ आ भी रहा होता है तो इतना डिटेल्स ऐड कर चुका होता है वो पर्सन कि अब वापस से उसको ठीक करने का मन नहीं करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम शुरू के स्टेज पे फोकस ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं और वही आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं। और एकदम सिंपल मटेरियल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मेनली हमारा फोकस स्केच के ऊपर है, तो कोई आपको एडवांस मटेरियल्स नहीं चाहिए। एक सिंपल पेपर है, इसको न्यूज़ प्रिंट पेपर बोलते हैं, बहुत सस्ता मिलता है और अच्छी क्वांटिटी का मिलता है, जो मेनली स्केचिंग प्रैक्टिस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं और बहुत ज़्यादा स्केचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप इसमें बार बार एक्सपेरिमेंट करते जाओ, इसको संभाल के रखो नहीं रखो, बहुत पतले हैं, कुछ खराबी नहीं होती, सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती हैं। और मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आर्ट लाइन की पेंसिल, एक नीडेड इरेज़र, ओके, नीडेड इरेज़र, ठीक, जिसको हम आराम से अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, और एक चारकोल की स्टिक। तो अब सबका मैं रीज़न बताता हूँ, ये छोटी छोटी बातों को अगर आपको पता होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी फ्यूचर में। देखो, स्केचिंग करते समय पेंसिल कौन सी लेनी है ये मैटर नहीं करता है, बस अगर वो पेंसिल थोड़ी भी डार्क चलाती है, डार्क शेड बन सकते हैं, तो वो पेंसिल काफ़ी है। क्योंकि उसी एक पेंसिल से हम डार्क शेड भी दे पाते हैं, लाइट शेड भी दे पाते हैं, ओके। तो 8B 10B कोई भी पेंसिल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना चेक नहीं करना पड़ेगा आपको कि कौन सा एग्जैक्ट पेंसिल लेना है। कोई भी पेंसिल जो डार्क चल सकती है आप उसको ले सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल आर्ट लाइन की पेंसिल ले रहा हूँ जो शायद 8B के आसपास की है, तो 8B की जगह 10B हो सकता था, कोई दूसरा कंपनी हो तो उसमें भी सेम चीज़ है, डार्क चलाती है मतलब काम की है। और इसके जगह जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कंपनी है स्टेडलर, जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों के बीच में पॉपुलर रहा है। स्टेडलर इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्टेडलर की पेंसिल हो, आपके पास कोई भी पेंसिल हो, अगर वो डार्क चलाती है तो आप आर्टवर्क बनाने के लिए तैयार हो। तो पेंसिल का ये मेन कहानी होता है। दूसरा, नीडेड इरेज़र कोई सा भी आप ले सकते हो। हालांकि नीडेड इरेज़र को इस्तेमाल करते हुए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जहाँ पे आप और डेप्थ में इन चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड एक चारकोल की स्टिक, चारकोल की स्टिक भी मेनली इसलिए इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्योंकि इससे हम क्विक स्केच कर पाएंगे। और ये जो पेपर है न्यूज़ प्रिंट पेपर, इस पर जब हम कोई भी चारकोल की लाइन खींचते हैं तो उसको ईजिली हम हाथों से रब करके मिटा भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्विकली स्टडी करने में बहुत काम आता है कि स्टडी किया, लाइन ठीकने के लिए थोड़ा सा रब करके मिटा दिया तुरंत। और इसलिए चारकोल एक बहुत कमाल का मीडियम होता है। हालांकि चारकोल की स्टडी करने के बाद मैं पेंसिल इस्तेमाल करने वाला हूँ स्केच में, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होगा कि हम चारकोल से क्विकली लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन इन सब के ऊपर फोकस करें। और एक चीज़ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो सेटअप है, पेपर वर्टिकल फॉर्मेट में लगे हैं, मैं खड़े होके बना रहा हूँ, डायरेक्टली पूरा हाथ मूव हो रहा होगा। ओवर हैंड ग्रिप में मैं पेंसिल या चारकोल को पकड़ने वाला हूँ। ओवर हैंड ग्रिप इसको बोलते हैं, जब हम पेंसिल या चारकोल को ऐसे पकड़ते हैं, ये होता है ओवर हैंड ग्रिप। जब चीज़ों को हम दूर से पकड़ते हैं और इस तरीके से पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, जब हम ऐसे पकड़ते हैं। और ये दोनों ही ग्रिप के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ताकि इनको आप और डिटेल में जानना चाहो तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। लेकिन मेनली
स्केचिंग करते समय हम ओवर हैंड ग्रिप यानी कि ऐसे पेंसिल को या चारकोल को दूर से इसलिए पकड़ते हैं ताकि हम डिटेल्स के अंदर ना जाएं, क्योंकि जैसे ही कोई भी टूल को आप ऐसे पकड़ लेते हो तो अपने आप आपकी आंखें डिटेल्स देखना शुरू कर देती हैं कि मैं डिटेल्स में बना दूं, और वहीं पे गलती शुरू होती है। इसलिए ज़रूरी है आप चीज़ों को दूर से पकड़ें और ओवरऑल देखें, ओवरऑल सब्जेक्ट कैसा लग रहा है दूर से। और स्केचिंग में डिटेल्स को छोड़ के ओवरऑल स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। अब शुरू करते हैं इस लेसन को। लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। तो बचपन में ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईआईटी की बात करते थे। आज आईआईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, आई वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुँच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपनी 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। वो आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो। एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेमो, और जैसे कि आप देख सकते हो वर्टिकल पोजीशन पे है मेरा पेपर। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, वर्टिकल पोजीशन में होने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप बार बार पीछे जाके अपने आर्टवर्क को देख सकते हो कि सारे लाइंस और एंगल्स, प्रोपोर्शन सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि जब आप बड़े साइज़ के आर्टवर्क पे काम करते हो तो आप बहुत पास जाके आर्टवर्क बनाओगे तो आपको मिस्टेक समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको बार बार दूर जाना पड़ता है अपने आर्टवर्क से, ताकि आप पूरे सीन को, पूरे पिक्चर को अच्छे से एक बार में देख सकें और उसमें मिस्टेक्स खोज सकें। अभी मैं एक चारकोल की स्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपनी मैटर नहीं करती है, कोई सा भी चारकोल स्टिक चलेगा। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सक रहे हो मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में अपने पोर्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे मैच कर लेना है, मुझे बस इतना चल रहा है दिमाग में कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएं, लाइंस अपनी अपनी जगह पे आ जाएं, और मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी अभी डिटेल्स, कर्व्स, इन सब पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन पे हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब हम खींचते हैं तो उसमें हमें प्रोपोर्शन चेक करना ज़्यादा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कर्व। अगर मैं कोई कर्व बनाऊँगा तो उसका प्रोपोर्शन चेक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए हमेशा ये रेकमेंड किया जाता है कि आप स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट करें ताकि आप प्रोपोर्शन ईजीली ऑब्जर्व कर सकें। प्रोपोर्शंस के ऊपर हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे डाली है, उसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अभी फोकस करिए कि मैं किस अप्रोच से इस पूरे पोर्ट्रेट को बना रहा हूँ। अप्रोच मैटर करता है। पोर्ट्रेट बनाओ या कोई भी ड्राइंग बनाने के हज़ारों अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई ग्रिड से बना रहा है, कोई फ्री हैंड से बना रहा है बट एक एक करके डिटेल्स के हिसाब से बना रहा है, कोई मोबाइल को, स्क्रीन को जूम कर करके बना रहा है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको उन तरीके को फॉलो करना है जो लॉन्ग टर्म में काम आए, जो फ्यूचर में काम आए, जिसमें आपको बड़े आर्टवर्क्स बनाने में हेल्प हो। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जहाँ पे आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि लाइंस, सारे प्रोपोर्शन सही जगह पे आ रहे कि नहीं, और सबसे ज़्यादा एफर्ट और सबसे ज़्यादा फोकस आपका इसी स्टेज पे चाहिए, क्योंकि ये स्टेज ही डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ के जो भी आपका आर्टवर्क बनेगा वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर समय लग रहा है तो लगाते रहना है, थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहना है जो आपको लग रहा है कि बेटर हो सकते हैं। मेनली ये फोकस नहीं करना है कि चेहरा मैच हो जाए, ये फोकस करना है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहें, सो दैट उसके बाद जो हम एडिशंस करें वो सही दिशा में जाए, सही डायरेक्शन में जाए। जितने भी बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, ये वाला जो स्टेज है जहाँ पे हम लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस पे काम कर रहे हैं, इसी को हड़बड़ा के ख़त्म करने का सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो, जल्दी जल्दी थोड़ी सी ड्राइंग मैच हो जाए और तुरंत हम डिटेल्स करना शुरू करें, कलरिंग ऐड करना शुरू करें। बट यहीं पे गलती शुरू होती है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है डिटेल्स कैसा होगा, कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, पेंटिंग कितनी सुंदर दिखेगी, इसको सोशल मीडिया पे कब पोस्ट करेंगे। बस आपको ये सोचना है कि मेरा काम बस इतना है कि मैं इसी स्टेज पे काम करता रहूँ, करती रहूँ, सो दैट ये स्ट्रांग बने। आपका बस इतना फोकस होना चाहिए। ये सही है तो आने वाला सारा स्टेज अपने आप सही होगा। और जब मैं शुरू में पोर्ट्रेट सीखना शुरू किया था, पोर्ट्रेट देखो, पोर्ट्रेट अलग से सीखा नहीं जाता है, पोर्ट्रेट ड्राइंग का पार्ट है।
अगर आप अपनी ड्राइंग स्किल्स पे काम कर रहे हो तो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, कोई भी आर्ट वर्क आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं लैंडस्केप बना लेती हूँ, या मैं एक पेड़ बना लेता हूँ, या मैं बर्ड्स बना लेती हूँ, एक मैं पत्थर को ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन मैं पोर्ट्रेट नहीं बना पाता, तो ये समझ के चलिए कि गलत आपका पेड़ पत्थर जो भी आप बना रहे हो वो भी गलत हो रहा है। बस आपको उसमें गलती दिख नहीं रही है और पोर्ट्रेट में आपको गलती दिख जाती है क्योंकि चेहरा मैच नहीं हो रहा होता। ओके, तो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आँखें की शेप क्या है, कि यहाँ पे आई बॉल्स है, यहाँ पे आँखों की लाइन है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि शेडो शेप्स क्या है। ड्राइंग की लाइंस जब हम देखते हैं, जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि हम शेडो शेप्स देखें इंस्टेड कि एक एक फीचर की लाइन देखें। और सिर्फ पोर्ट्रेट की बात नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैं एक एक लाइन देखूंगा तो वो आर्टवर्क में वो फील नहीं आएगा और वो ज़्यादा चांसेस है कि मिस्टेक बनेगा। इसलिए बेटर है कि हम शेडो शेप्स देखें, कि अगर कोई एरिया परछाई के अंदर है तो वो पूरी परछाई को हम एक ड्राइंग की तरह ले लें। जैसे यहाँ पे परछाई इस तरफ है, एक रैंडम शेप की तरह हमें देखना होता है और ये भूलना होता है कि हम आँखों को बना रहे हैं या नाक बना रहे हैं या कान बना रहे हैं। भूलना पड़ता है कि क्या नाम है, क्या चीज़ बना रहे हैं। बस ये देखना होता है कि उसकी शेप क्या है। तो अगर यहाँ हम परछाई देख रहे हैं तो वो परछाई की एक शेप है कि यहाँ तक परछाई गई, ये परछाई के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे एक शेप बना। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर ऐसे करके दिखाऊं तो आप देखोगे तो ये एक परछाई की शेप है जो पता नहीं क्या है, एक रैंडम शेप है। हम ये नहीं देख रहे कि आईब्रो है कि आँख है, हम ये देख रहे हैं बस एक शेप है रैंडम सी जो इस तरीके से दिख रही है बस। तो जैसे मैंने अभी बात करी शेप की, ये जो थॉट है ना शेप को देखना, ये भूल जाना कि आँख है या नाक है या कान है या कोई पशु है, पक्षी है, क्या है सामने, उसको भूल के बस ये देखना कि कौन सी लाइन किस एंगल में है, उसकी शेप कैसी बन रही है, परछाई आ रही तो परछाई के साथ उसकी शेप कैसे बन रही है। ये जो अप्रोच है ये आपका देखने का तरीका डेवलप करता है ओवर ए पीरियड। फिर आप हर चीज़ को इसी तरीके से देखना शुरू करते हो। फिर आप ये ऐसा नहीं सोचते हो कि पोर्ट्रेट है तो मैं इसलिए ऐसा देख रहा हूँ या देख रही हूँ। आप हर चीज़ को इसी वे में देखते हो। और इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। अगर आप पत्थर बना ले रहे हो तो चेहरा भी बना लोगे, अगर आप पेड़ बना ले रहे हो तो चेहरा भी बना लोगे, अगर आप बादल बना ले रहे हो तो चेहरा भी बना लोगे। हर चीज़ एक दूसरे से सेम है, सारे सब्जेक्ट सेम है, हर चीज़ हर एक ड्राइंग में फंडामेंटल सेम है। इट इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स। और ये फंडामेंटल्स हैं। आपको फंडामेंटल कोई रट्टा मारने की चीज़ थोड़ी है, वो बस एक समझ है कि भले ही वो चेहरे की बात कर रहे हो या एक लैंडस्केप की बात कर रहे हो या ह्यूमन फिगर ड्राइंग की बात कर रहे हो, हर चीज़ में वही है, एक सिंपल लाइन है, एंगल्स हैं, चीज़ों की शेप्स हैं, और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। आपको कुछ अनोखी टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे भी मेथड जो भी बने हैं, लूमीज़ मेथड, ये मेथड, वो मेथड, ये सारे मेथड डिपेंड करते हैं इस बात पे कि आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं, कि आप लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ये चीज़ें सही हो रही हैं तो लूमीज़ मेथड आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा कि आपकी चीज़ें क्विकली सेटअप हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो लूमीज़ या कोई भी मेथड आपको हेल्प नहीं कर सकता। और जब इस अप्रोच से आप काम करते हो तो आप लॉन्ग रन, लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ते हो। क्योंकि फ्यूचर में कभी आप आउटडोर स्टडी कर रहे हो, कभी आप किसी स्मॉल आर्टवर्क को बड़े स्केल पे बना रहे हो, कभी आप किसी को सिखा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो या बड़ों को लाइव डेमो दे रहे हो, किसी गैलरी में जाके लाइव डेमो दे रहे हो, तो हर जगह चीज़ें अलग अलग होंगी। कहीं पे समझाना ज़्यादा पड़ेगा, कहीं पे क्विकली आर्टवर्क बनाना पड़ेगा, कहीं टाइम कम होगा, कहीं पे कंपटीशन में हो तो कम टाइम में आपको आर्टवर्क बनाना है, कहीं पे ऐसा है कि आपको पूरा रेफरेंस कॉपी नहीं करना है, रेफरेंस में कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन के लिए आप तैयार तभी रह पाओगे जब आप इन अप्रोचेस को समझोगे। अगर आप सब सोचोगे कि सिर्फ मैं आर्टवर्क को, मेरा आर्टवर्क कैसे ना कैसे करके मेरा चेहरा मैच हो जाए और अच्छा दिख जाए, बस कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के मेरा चेहरा मैच हो जाए, बस इतना ही सोच के चलोगे तो चेहरा मैच कर भी लोगे तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। कहीं पे आउटडोर स्टडी करना है, कहीं पे कुछ चेंजेस करना है, कुछ आर्टवर्क खुद से क्रिएट करना है, तो वो एक ना डेवलपमेंट नहीं होगी।
सो लॉन्ग रन के हिसाब से सोच के चलना है। अगर आप सीरियसली अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, जड़ से मजबूत करना है, और जड़ से मजबूत करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को समझ के काम करना ज़रूरी है। एक बात और, क्योंकि हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, एक छोटा सा दर्द रहता है सभी आर्टिस्ट को जब वो पोर्ट्रेट बनाते हैं, और ये छोटा दर्द नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है कि जब चेहरा मैच नहीं होता, या हम बहुत ट्राई करते हैं बट बहुत गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं, बार बार मिस्टेक हो रही होती है, और गलती से कभी चेहरा मैच हो जाए तो बहुत खुशी फील होती है कि अरे चलो फाइनली कुछ तो हुआ। तो इस चीज़ को ना बहुत अपने स्ट्रेस पे मत लेना। मैं समझता हूँ ये वाला दर्द कैसा होता है। जब मैं पहली बार सीख रहा था, ये सब समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं अकेले में बहुत स्ट्रेस लेता था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वो स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होंगी जब आप इन पॉइंट्स को समझते हुए काम करेंगे। इन पॉइंट्स को समझिएगा कि कोई भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं होता कि वो किसी का भी पोर्ट्रेट बना ले। होते हैं कुछ लोग, 100 में से एक इंसान, 1000 में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, नेचुरली टैलेंटेड नहीं हैं, तो आपके पास और मेरे पास एक ही उपाय है ग्रो करते रहने का, कि हम मेहनत से काम करें, चीज़ों को सीखते रहें, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें। जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ समझ में आ रही है, उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं। रैंडम प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बेसिकली शुरू में मैंने स्ट्रेट लाइन पे काम किया, आँख नाक मुँह कहाँ पे बेसिक लेवल पे कहाँ पे हो सकता है ये मैंने गैस किया। आर्ट वर्क इज़ ऑल अबाउट गैसिंग। हमारे पास कोई इंची टेप तो होती नहीं कि एकदम एक एक्यूरेट नाप के बनाए। हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बस कि हाँ, अगर नाक इतनी बड़ी है तो इसके हिसाब से आँखें इतनी बड़ी होगी, अगर नाक इतनी बड़ी है तो नाक के साइज़ की अगर आँख है, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि नाक जितनी बड़ी है लगभग उसी के साइज़ की आँख है। अगर मुझे लग रहा है नहीं उसके साइज़ की नहीं है, उससे आधे से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब अगर नाक को हम आधा कर दें और उसको थोड़ा ज़्यादा कर दें तो उतनी बड़ी आँख है, तो मैं उतना बड़ा आँख यहाँ ले लेता हूँ। फिर मैं आँख के नीचे जा रहा हूँ तो लिप्स आ रहे हैं, मैं ये आँख के नीचे जा रहा हूँ तो लिप्स टच हो रहा है, इसके नीचे जा रहा हूँ तो लिप्स टच हो रहा है। मैं ये सब चीज़ चेक कर रहा हूँ बस, ठीक है। और इसमें कोई रूल्स नहीं होता, आप अपने हिसाब से चेक करते हो कि क्या क्या और मैं चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। अब मुझे समझ में आया कि हाँ, आँख, नाक और लिप्स रफली मेरे हिसाब से सही जगह पे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी चेहरा मैच करने पे फोकस नहीं है, लेकिन चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि आँख यहाँ बनानी थी, बन यहाँ गई है, नाक यहाँ बनाना था, बन इधर गया है, चेहरा इतना चौड़ा करना था, पतला सा हो गया है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बिगिनर करते हैं, कि वो शुरू में चेहरा मैच करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि प्रपोर्शन को ठीक करके सही रखना है पहले तो टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, थोड़ा बहुत फील आ जाता है, लेकिन मुंडी पिचक गया, कहीं से बड़ा फूल गया, आँख टेढ़ी हो गई, बहुत अजीब दिखता है, फिर वो मजबूती ख़त्म हो जाती है। तो इतना समझ में आ जाए, आँख जहाँ पे होनी चाहिए, हो सकता है थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, बट रफली एक जगह पे आ जाए। नाक हो सकता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन रफली एक जगह पे आ जाए। लिप्स रफली एक जगह पे आ जाए। चीज़ें रफली एक जगह पे आ गई तो मैंने चारकोल को रब करके यहाँ पे क्विकली ब्लर कर दिया, एंड अब मैं पेंसिल से थोड़ा सा शेप्स की तरफ जा रहा हूँ। पहले हमने स्ट्रेट लाइन पे काम किया ताकि आसान हो चेक करना, क्योंकि अगर मैं शुरू से आँखों की डिटेल बना देता, उसके बाद पता चलता कि नहीं आँख यहाँ नहीं यहाँ आनी चाहिए थी, इतनी ऊपर हो गई है, नीचे करनी चाहिए थी, तो फिर पूरा डिटेल को मिटाओ, फिर नीचे करो, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टेंशन लगता है कि फिर से उतना मेहनत करो, ठीक है। फिर आदमी का मन नहीं करता है कि इतना मेहनत 4 घंटा लगा के एक आँख बनाई आपने, फिर मिटा के उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो। पहले समझ में आ जाए, रफली है, ठीक जगह पे है, रफली ठीक जगह पे है। अब थोड़ी बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए पहले चारकोल से स्ट्रेट लाइन किया। स्ट्रेट लाइन क्यों किया? ताकि प्रपोर्शंस चेक करने में आसानी हो। प्रपोर्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट जब एक आप ड्राइंग करते हैं तो। प्रपोर्शन के ऊपर इसलिए हमने स्पेसिफिक 2 से 3 अलग अलग वीडियो बनाई हैं, एक सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। उसको ज़रूर चेक करिएगा हमारे चैनल पे, बहुत कमाल की वीडियो है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रखे हैं उसमें, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में समझ आना शुरू हो गया है। तो प्रपोर्शन की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो प्रपोर्शंस वगैरह हम चेक करते हैं स्ट्रेट लाइन बना के, ताकि चीज़ें सही जगह पे आ जाएं। उसके बाद एक बार चीज़ें सही जगह पे आ गई तो मैं ये सारे शेप्स, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे शेप्स वगैरह हो गए, ठीक है। जो कर्व्स वगैरह हैं, पहले तो हम स्ट्रेट लाइन में थे, अब धीरे धीरे कर्व्स ऐड करना, ठीक है, वो सब चीज़ हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की चीज़ें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि हम थोड़ा सा पेंसिल में हमें नोक, उसकी जो टिप है थोड़ी बारीक मिल जाती है,
थोड़ा सा बारीकियां हम ऐड करके और ज़्यादा शेप्स ऐड कर सकते हैं। तो क्विकली जो जो एडिशंस, जो जो इन्फॉर्मेशन, अब मैं पोर्ट्रेट को, अब जो मैंने रेफरेंस इमेज लिया है पैब्लो पिकासो का, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो क्यूबिज्म के रचयिता, जिन्होंने क्यूबिज्म अपना स्टाइल डेवलप किया, तो पिकासो का इसलिए पोर्ट्रेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और अब मैं उनके चेहरे को, अब मैं उनके फेस को थोड़ा सा देख रहा हूँ। इससे पहले तो बस मैं ऊपर ऊपर से धुंधली आंखों से बस ऑब्जर्व कर रहा था, हाँ चेहरा यहाँ पे है, आँख यहाँ पे है, नाक यहाँ पे, मुंह यहाँ पे, रफ 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 रफ। अब थोड़ा सा हम एक्चुअल में देखना शुरू कर रहे हैं। मेरी पोजीशन देखो कि मैं खड़े होकर काम कर रहा हूँ, वर्टिकल वे में काम कर रहा हूँ। खड़े होना ज़रूरी नहीं, आप बैठ के भी कर सकते हो। आप चेयर पे बैठ के, चक्कों वाली कुर्सियाँ जिसमें आप खसक के आगे पीछे हो सको, ये सारी चीज़ें करने में ना क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो। आप हमेशा अगर पेपर को गोद में लेके बैठोगे और एक एक करके बनाओगे तो चीज़ें बंद जाते हो आप। तो ये सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना कि जिस वे में मैंने पेंसिल पकड़ा है, जिस वे में सारी चीज़ें सेटअप है, वो आपको ओवरऑल लॉन्ग रन के हिसाब से डेवलप करने में हेल्प करती है। अभी मैं पीछे जाके आर्टवर्क को देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करिए। इसलिए मैंने ये सारे सीन्स यहाँ पे रखे हैं, सो दैट ये सारे पॉइंट्स को भी आप नोटिस करें इस पूरे सेशन के अंदर, इस पूरे लेसन के अंदर, कि जिस वे में मैं यहाँ पे पेंसिल चला रहा हूँ, जिस वे में यहाँ चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस वे में मैंने बोर्ड को सेटअप किया है। आप उसके जगह ईजल रख सकते हो। मैंने बोर्ड में पिन लगा के काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप ईजल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप दीवार पे लगा के कर सकते हो। तरीका ज़रूरी है, ओके। कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं ना कि हाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, नीचे पेपर लगाया, इसमें हमारा आर्टवर्क बन तो जाता है, काम चल तो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, खड़े होके करो, ये करो, दूर जाके बार बार चेक करो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा आर्टवर्क तो ऐसे भी अच्छा दिख जाता है, हमारा आर्टवर्क तो ऐसे भी बन जाता है। इसलिए मैंने शुरू से ये वाला इंपॉर्टेंस आपको बताई कि सिर्फ आर्टवर्क बना लेना काफ़ी नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपका काम सिर्फ एक आर्टवर्क को अच्छा दिखा देना नहीं होता। अगर आप सीरियस आर्टिस्ट हो, आप प्रोफेशनल ग्रो करने का भी सोच रहे हो, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी नॉलेज डीपर लेवल पे समझना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो आप जिस तरीके से काम करोगे, वो तरीका आपके लॉन्ग रन में हर जगह काम आने वाला है, ओके। सो आई होप आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो। ऐसे और भी लेसन्स आते रहेंगे। कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करिएगा और भी अपने आर्ट लवर्स फ्रेंड के साथ। एंड पोर्ट्रेट सीक्रेट्स का हमारा पेड प्रोग्राम हमने शेयर किया हुआ है कम्प्लीटली फ्री, लिमिटेड टाइम के लिए। नीचे लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं तो वो पूरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। नीचे लिंक है, मैंने हमारे प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस शेयर कर दिया है। मिलता हूँ मैं आपको आने वाले लेसन में। स्टे कनेक्टेड, लव आर्ट, लिव आर्ट।